स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए एनालिसिस। जब हम दो डिफरेंट लोगों के डीएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब हम दो डिफरेंट लोगों के डीएनए में मौजूद नॉन कोडिंग रीजन में रिस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लियस की वजह से डिफरेंट जगहों पे कट लगा के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन कर लेते हैं, तो इसका फिर हमें क्या फ़ायदा होता है या ये प्रोसीजर हम क्यों कर रहे होते हैं। इस्टेब्लिश पेटर्निटी एंड अदर फैमिली रिलेशनशिप, क्योंकि हमने अपना जो डीएनए है तो वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया हुआ होता है। ऑल्दो कि हाँ 100% हमारा डीएनए किसी के साथ मैच नहीं कर रहा होता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे डीएनए में यही इस नॉन कोडिंग रीजन में जो टेंडम रिपीट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा जगहों पे हमारे पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। 100% जगहों पर नहीं, बल्कि ज़्यादातर जगहों पे ये रिजेंबल कर रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ या हमारे बहन भाइयों के साथ। एंड अदर फैमिली रिलेशनशिप्स, मतलब कि जो ग्रैंड फादर है और जो ग्रैंड सन है तो उसके डीएनए में इसी नॉन कोडिंग रीजन में 25% सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो इट मीन कि अगर हमारी इस नॉन कोडिंग रीजन में किसी के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है तो वो हमारे ब्लड रिलेशनशिप में है। क्रिमिनल एंड इनोसेंस की हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, कौन सा बंदा क्रिमिनल है और कौन सा बंदा इनोसेंट है, तो इसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई क्राइम एंड कैटास्ट्रॉफ विक्टिम, फॉर एग्जांपल अगर कोई कत्ल करे किस बंदे का और कहे कि ये तो मैंने कत्ल नहीं किया है बल्कि ये तो एक एक्सीडेंट था, बल्कि या ये तो एक कैटास्ट्रॉफ था, तो इसको भी हम मालूम कर सकते हैं कि एक्चुअली उसका मर्डर हुआ है या ये कैटास्ट्रॉफ विक्टिम है। प्री डिस्पोजिशन टू डिजीज़, मतलब कि हम फ्यूचर डिजीज़ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कुछ हमारे डिजीज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में अपेयर होना होता है, जिस तरीके से डायबिटीज़ है, जिस तरीके से हार्ट डिजीज़ है, जिस तरीके से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है, अल्जाइमर है या कैंसर वगैरह, तो ये फ्यूचर में जाकर कहीं पर अपेयर होते हैं। तो डीएनए की सीक्वेंस को डिटर्मिन कर हम बता सकते हैं कि इस बंदे को फ्यूचर में कोई डिजीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। एम्ब्रियोनिक हेल्थ, एम्ब्रियो की डीएनए की सीक्वेंस को भी चेक कर हम बता सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है तो इसकी हेल्थ कैसे होगी, या इसको फ्यूचर में कोई डिजीज़ होने का चांस है या नहीं है, या ये अपनी लाइफ में किस किस डिजीज़ से सफ़र कर सकता है। मैच ऑर्गन डोनर विद रिसिपिएंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ब्लड ग्रुप और इसके अलावा भी डिफरेंट टेस्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा भी हम ये टेस्ट करते हैं कि जो नंबर ऑफ़ टेंडम रिपीट्स हैं तो क्या इनमें ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है या नहीं। अगर ज़्यादा जगहों पर यही टेंडम रिपीट्स एक दूसरे के साथ रिजेंबल हो रहे होते हैं तो इट मीन कि ये बेस्ट ऑप्शन होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। अगर ज़्यादा जगहों पे वो नहीं रिजेंबल कर रहा है तो इट मीन कि फिर ये बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है उस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, फिर ये नहीं रिसीव कर सकेगा उस वाले डोनर से अपना ऑर्गन। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने यही बात की कि हमारा ये जो नॉन कोडिंग रीजन है तो ये हमें अभी फंक्शनल नहीं है, हमें ये काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन हमारे इंसेस्टर्स में इनका लाजमी कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो अगर हम डीएनए की सीक्वेंसेस को चेक करें, एक दूसरे के साथ रिजेंबल करें, तो जिसके साथ हमारे डीएनए की ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है तो इट मीन के हमारी एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग और जो चिंपैंजीज़ का डीएनए है तो वो 99.9% सिमिलैरिटी रखता है। तो इट मीन के ये जो दो ऑर्गेनिज्म है यानी कि ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी, इसमें एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी कुछ ना कुछ कॉमन है, जब भी तो उनका डीएनए ज़्यादा जगहों पर एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, हालांकि स्पीशी एक दूसरे से डिफरेंट है। डिटर्मिन पेडिग्री फॉर सीड एंड लाइफ स्टॉक ब्रीड, मतलब कौन सा सीड जो है तो वो अच्छी नस्ल का है, या जो बाकी एनिमल्स हैं लाइफ स्टॉक वो कौन से अच्छी नस्ल के हैं, ब्रीड कौन सा अच्छा है उसका, तो इसका अंदाज़ा भी हम उसके डीएनए की सीक्वेंसेस को मालूम कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें जो जीन्स मौजूद हैं, जब हम सीक्वेंस मालूम कर लेंगे तो हमें जीन का भी पता चल जाएगा, और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन बन रहा होता है तो उसका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो फिर हम बता सकते हैं कि कौन सी अच्छी नस्ल के सीड्स हैं और कौन से अच्छी नस्ल के सीड्स नहीं है, कौन से जो एनिमल्स हैं तो वो अच्छी नस्ल के हैं और कौन से अच्छी नस्ल के नहीं हैं।
हैं। डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट में पोल्यूट एयर, वाटर, सॉइल एंड फूड। अब हम फूड के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो उसको, उसके डीएनए को हम निकाल लेते हैं और उसकी हम सीक्वेंस कर लेते हैं। या इसके अलावा एयर के अंदर या सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो इसकी डीएनए की भी हम सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, तो उससे भी हमें मालूम हो जाता है कि ये जो डीएनए है तो ये किस ऑर्गेनिज्म का है। तो ये हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़े कि हम पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्रिमिनल को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हम जो प्री डिस्पोजिशन है डिजीज़ की वो कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक हेल्थ को हम डिटर्मिन कर सकते हैं। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है तो उसमें भी यही डीएनए की जो सीक्वेंसेस है, जो डीएनए की मैचिंग है तो वो हम कर रहे होते हैं। अगर हमारी यही टेंडम रिपीट ज़्यादा जगहों पर एक दूसरे के साथ रिजेंबल हो रहे हैं तो इट मीन के वो दो बंदे जो हैं वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बेस्ट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम चेक करते हैं, जिनके डीएनए में ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है इट मीन के वो एवोल्यूशनरी पॉइंट से एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम कौन से सीड्स अच्छी नस्ल के हैं, कौन से एनिमल्स अच्छी नस्ल के हैं, इसका अंदाज़ा हम उसके डीएनए की सीक्वेंस से लगा सकते हैं। और अगर हम कहीं पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है फूड के अंदर या अगर सॉइल में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो वहाँ से इसका डीएनए ले सकते हैं और उस डीएनए में सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। तो उस सीक्वेंस को चेक करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये जो डीएनए है ये किस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। तो इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए एनालिसिस। अक्सर ये पेपर में आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी ताकि आपको ये पॉइंट माइंड में रहे।